हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीआईसी प्रश्न पत्र 2017 को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास आपके आने वाली समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का, समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड बात की जाए अब नोट्स की, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो मूलभूत अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की, उनसे संबंधित भी नोट्स मिल जाएंगे। एंड ये टॉपिक्स बेसिक हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं, तो इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। वन लाइनर भी नोट्स मिल जाएंगे। ये रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स दिए गए हैं। अगर आप यूपीपीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए भी नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। एंड सेकेंड ग्रेड के भी यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। 2021 का प्रश्न पत्र हम लोग देख चुके हैं। 2017 वाला हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 50 प्रश्न कराए गए थे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है यहाँ पर, देखिए, एक तरफ स्टेटमेंट दिया गया है और एक तरफ विचारक का नाम बताना है। ठीक है, किसका है स्टेटमेंट? चलिए देखिए, पहले यहाँ पर विकल्प ए है, सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे का मॉडल है। दूसरा है, सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है। तीसरा है, एक सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है। और चौथा है, प्रकार आंशिक गतिविधि का वह योगदान है जो संपूर्ण गतिविधि को देता है। लेखकों की बात की जाए तो रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी-स्ट्रॉस, एसएफ नाडेल, पार्सन्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे मॉडल है, ये किसका कहना है? ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? लेवी-स्ट्रॉस का। इसके अलावा सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है, ये हो जाएगा नाडेल का। एक सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है, ये कहना किसका है? पार्सन्स। सोशल सिस्टम की इन्होंने बात की थी, सामाजिक क्रिया की भी इन्होंने बात की हुई है। और सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने माना था? मैक्स वेबर। और प्रकार आंशिक गतिविधि का वह योगदान है जो संपूर्ण गतिविधि को आकार देता है, यहाँ पर ये हो जाएगा इनका रेडक्लिफ ब्राउन का। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कौन सी हैं? देखिए, 4 यहाँ पर दी गई हैं। पहला है लक्ष्य पूर्वाभिमुखीकरण, दूसरा है स्थिति चेतना, तीसरा है अव्यक्तता, चौथा है जीवन चक्र। पार्सन्स की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कौन सी हैं, ये यहाँ पर बताना है। लक्ष्य पूर्वाभिमुखीकरण और अव्यक्तता होगा ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? पार्सन्स, मर्टन, एल्बर्ट कोहेन, दुर्खी में यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रकार्यात्मक विकल्प का पूछा जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसकी है?
किसकी हो जाएगी प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा? रॉबर्ट किंग मर्टन की। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन की हो जाएगी। इन्होंने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया हुआ है। इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है। कब आती है? 1949 में आती है। ठीक है, और एक याद रखें, ऑन थ्योरेटिकल सोशोलॉजी। ठीक है, और सामाजिक संरचना जो विचलन की बात करते हैं, ठीक है, विचलन की जब ये बात करते हैं तो कहते हैं विचलन का जो कारण है वो सोसाइटी। इनका स्टेटमेंट एक इस तरह से भी आता है कि विचलन के जो कारण है वो सामाजिक संरचना में ही छुपे हैं। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट इनका आता है। प्रकार, आकार, दुष्प्रकार की बात इन्होंने कर रखी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानता है? एल्बर्ट कोहेन, आर.के. मर्टन, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस है। विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक किसने माना? विचलन को समाज के लिए आवश्यक किसने माना था? विचलन समाज के लिए आवश्यक है, ये बात किसके द्वारा की गई थी बताएं? विचलन सोसाइटी के लिए आवश्यक है, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एटिक और एमिक संस्कृति का सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसके द्वारा दिया गया है? एटिक और एमिक संस्कृति का, ये किसका है? मोरिस ओपलर ने सांस्कृतिक लय का सिद्धांत दिया है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? मोरिस ओपलर की है। टाइलरवाद का आत्मावाद है। ठीक है, टाइलर का क्या है? आत्मावाद, जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है। इसके अलावा सांस्कृतिक अवशेष की बात की इन्होंने। कुवैत प्रथा की बात की है। परिहार संबंध की बात की है। ठीक है, परिहार संबंध की बात की है। माध्यमिक संबोधन, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसके हैं? टाइलर के यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर केनेथ पाइक होगा। ठीक है, केनेथ पाइक होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद किस पर जोर देता है? ऑप्शन है संस्कृति, व्यवहार के बाह्य निर्धारकों पर, समाज की संरचनात्मक इकाइयों पर, या फिर व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया पर। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद इस पर, इनमें से किस पर जोर देता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया पर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया पर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू मर्मेड इससे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं। ऑप्शन से एक व्यक्ति द्वारा, तार्किकता, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा, या फिर समाज द्वारा। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अर्थ एवं प्रेरक द्वारा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तकों की भी बात कर लेते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, 1921 में आती है। द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगी। इसके अलावा इनकी, आपने ये तो जानते ही हैं आप, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये इनकी है, ये बुक्स हैं। और ध्यान रखेंगे, समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को माना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और 4 तरह की क्रियाओं की बात की थी। तार्किक सामाजिक क्रिया,
मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, भावात्मक और परंपरागत, ये सही क्रम में लगाने को आता है। तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और फिर परंपरागत क्रिया। ठीक है, परंपरागत क्रिया ये सही क्रम में लगाने को आता है और इसे ऐसे ही आपको याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं को इनमें से किसके संदर्भ के रूप में पैरेटो ने अंकित किया है? देखकर बताएं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? साधन एवं साध्य। ठीक है, साधन एवं साध्य होगा। और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। क्रिया के दो प्रकार इन्होंने बताए थे, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, यह किसने कहा कि संगठन संघर्ष की रणभूमि है? आर कोलिंस, कार्ल मार्क्स, कोजर, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संगठन संघर्ष की रणभूमि है, ये बात किसके द्वारा की गई है? कोलिंस के द्वारा। कोलिंस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, आपको नाम याद आ रहा होगा टर्नर का। ठीक है, टर्नर का नाम याद आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोलिंस ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसे टर्नर ने क्या कहा था? सामाजिक विनिमय, संघर्ष का सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। ठीक है, इनके संघर्ष के सिद्धांत को क्या कहा? सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। ये याद रखेंगे आप। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है और लिविस कोजन ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसे टर्नर ने क्या कहा? संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है इनका। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे कोलिंस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है। ऑप्शन है भौतिक जीवन के लिए उत्पादन, एकता, आपसी संघर्ष, वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है इनमें से कौन सी? क्या हो जाएगा? भौतिक जीवन के लिए उत्पादन। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा, अतिरिक्त मूल्य, ये कॉन्सेप्ट इनका है। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात इन्होंने की है। संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। ठीक है, धर्म को जनता के लिए अफीम इन्होंने बताया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट है इनका। ये सारी जो अवधारणाएं हैं किसके द्वारा दी गई हैं? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक संघर्ष, द्वंद्व, सामाजिक समष्टि या फिर अलगाव। क्या हो जाएगा? ये किस में आएगा? सामाजिक संघर्ष में। ठीक है, संघर्ष इनका जो वर्ग संघर्ष का था सिद्धांत, ये इनके द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था ना, स्वयं में वर्ग जब स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करता है, यानी कि जब पूंजीपति के खिलाफ मतलब कि उसके विरोध में या खड़ा होता है, अपने शोषण के प्रति या जागरूक इसमें चेतना आती है। और जब जैसे सरप्लस वैल्यू है, आपने देखा, आपको बताया गया है कि जो सरप्लस वैल्यू होती है वो भी पूंजीपति के द्वारा ले ली जाती है और उसका लाभ पूंजीपति को पूरा पूरा मिलता है।
श्रमिक का शोषण वो करता है ना। जितना वो मेहनत करता है उसकी अपेक्षा उसकी जो सैलरी होती है वो कम देता है। वो कई घंटे तक 8-8 10-10 घंटे तक वो उससे काम लेता है। तो ये शोषण इस तरह से उसका करता है। मार्क्स ये कहते हैं, उसके बाद में अब मार्क्स ने हालांकि अलगाव की भी बात इन्होंने की थी, और फिर मार्क्स कहते हैं जब ये उसमें स्वयं में वर्ग के लिए, ठीक है, श्रमिक का जो स्वयं में वर्ग है उसमें जब चेतना आएगी कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्रांति करनी चाहिए, अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, तो उसके लिए मार्क्स कहते हैं जब उसमें चेतना आएगी तो वह श्रमिक जो है वह स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करेगा और पूंजीपति के खिलाफ विरोध करेगा, विद्रोह करेगा। और मार्क्स कहते हैं वो अब हमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, क्रांति आएगी और एक ऐसा समाज का निर्माण होगा, एक ऐसा समाज आएगा जिसमें असमानता नहीं होगी, ठीक है, कोई भी वर्ग विभाजन नहीं देखने को मिलेगा। वर्ग विभाजन नहीं होगा तो संघर्ष नहीं देखने को हमें मिलेगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में नहीं होगी, इनइक्वालिटी नहीं देखने को हमें मिलेगी, सब बराबर होंगे। और ऐसे समाज को इन्होंने नाम क्या दिया था? समाजवाद का नाम इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट। ऑप्शंस देख लीजिए, लेविस कोजर, रेमंड एरॉन, एंथोनी गिडेंस, जॉर्ज रिट्जर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, ये किसकी पुस्तक है? ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? रेमंड एरॉन की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समान से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शंस है यहाँ पर बतानी है, आगमन पद्धति है, निगमन पद्धति है, अनुभव है या फिर अवलोकन होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर निगमन हो जाएगा, ठीक है, निगमन हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निगमन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिडक्टिव। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। ऑप्शन देख लीजिए, गुड एंड हॉट, बेले, केनेथ, ऑकॉफ, रसल, रेडमैन और अन्य। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च ये किसकी हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, ये किसकी हो जाएगी? मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। बेली कैनेथ, ठीक है, बेली कैनेथ होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी कि सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है। ऑप्शन है यहाँ पर पीवी यंग, गुड एंड हॉट, सीआर कोठारी, अल्बेबी। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है। इस तरह से सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च को किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? पीवी यंग, ठीक है, पीवी यंग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। ऑप्शंस देखिए, उद्देश्यों का कथन, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान यंत्रों का चयन, तथ्यों का संकलन। अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। यहाँ पर क्या होगा? अनुसंधान यंत्रों का चयन होगा। ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कौन से निर्देशन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, अकस्मात निर्देशन, कोटा निर्देशन, स्थिरीकृत निर्देशन। यहाँ पर स्थिरीकृत निर्देशन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सादृश्यता किसका स्रोत है? आंकड़े, अवधारणा, चर, उपकल्पना। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस होगा, ठीक है, हाइपोथेसिस होगा। ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रकाशित पुस्तकों में एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े कहा जाएगा उन्हें, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े नहीं कहेंगे, द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। बी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, या परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पीवी यंग, गुड एंड हॉट, अल बेबी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, ये बात किसके द्वारा की गई है? तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, बात किसके द्वारा की गई है? गुड एंड हॉट के द्वारा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीकी है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है कैप्लान, गॉर्डनर, बेरलसन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीकी है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन किसका है? यहाँ पर बेरलसन का होगा। ठीक है, बेरलसन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है? औसत विचलन, विस्तार, मानक विचलन, यहाँ पर दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर क्या होगा? प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? मानक विचलन। मानक विचलन ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? टी टेस्ट, पूर्ण गुणनफल विचलन, काई स्क्वायर, प्रतिगमन यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर राइट क्या होगा? काई स्क्वायर होगा। ठीक है, काई स्क्वायर होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित है? विस्तार, मानक विचलन, अपरिपक्व स्कोर, मध्यमान यहाँ पर दिया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर होगा मध्यमान। ठीक है, मध्यमान होगा, मीन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड। ऑप्शंस देख लीजिए एडमंड हर्सल, मैक्स वेबर, कॉलमैन हीम, एल्फ्रेड शुट्स यहाँ पर दिए गए हैं। राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड किसकी है? शुट्स की है। ठीक है, शुट्स की है, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए शुट्स सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक हैं। प्रश्न है पश्चिमी पूंजीवाद आम मुनाफे की इच्छा तथा ब तार्किक अनुशासन का योग्य है, या किसने कहा? डेरेनड्रॉफ, कोजर, हेबरमास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किसका स्टेटमेंट है? हेबरमास का। ठीक है, हेबरमास, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है, या विचार किसका है? पी कॉलोमी, अलेक्जेंडर पार्सन्स, आर के मर्टन यहाँ पर दिया गया है विकल्प। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अलेक्जेंडर होगा। नव प्रकारवाद के कौन थे जनक? अलेक्जेंडर थे। न्यू फंक्शनलिज्म इनकी पुस्तक थी। ठीक है, अलेक्जेंडर इनका ये क्या कहते हैं, इनका जो नव प्रकारवाद वाला है, ये जनक वाला कॉन्सेप्ट वाला, ये एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है निम्न में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? ऑप्शंस है बोडेलार्ड, उल्ड्रिच बेक, फूको, ल्योतात यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समसामयिक समाज को मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है।
यहाँ पर बोडिलार्ड होगा। ठीक है, बोडिलार्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ पुस्तकें इनकी बताई जा रही हैं, जैसे कि द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगी। ठीक है, एक पुस्तक इनकी है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन है, सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, ये किसकी पुस्तकें आपको बताई गई? बोडिलार्ड के द्वारा लिखी गई हैं। ये इनकी बताई गई, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानवतावादी एवं हेगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया? अलेक्जेंडर, अल्थ्यूजर, गिडेंस, हेबरमास, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मानवतावादी और हेगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया था? अल्थ्यूजर ने। अल्थ्यूजर अति निर्धारणवादी में आते हैं। ठीक है, अति निर्धारणवादी इन्हें कहा जाता है। मैचिंग में अक्सर पूछ लिया जाता है या स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा। तो अति निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? अल्थ्यूजर को, ये याद रखेंगे। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है, या किसने कहा? बोर्दियू, देरिडा, एंथोनी गिडेंस, फूको, यहाँ पर ऑप्शन है। वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है, यह बात किसके द्वारा की गई है? टेक्स्ट की यहाँ पर बात हो रही है, और कौन करता है? देरिडा। ठीक है, देरिडा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने यह तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस देख लीजिए, फूको, एंथोनी गिडेंस, देरिडा, बोर्दियू, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देरिडा होगा। ठीक है, देरिडा इनका उत्तर संरचनावाद हो जाएगा। ठीक है, उत्तर संरचनावाद से संबंधित है देरिडा। एंथोनी गिडेंस हो जाएंगे संरचनाकरण से संबंधित। ठीक है, संरचनाकरण से। केवल संरचनावाद आएगा तो वहां पर लेवी स्ट्रॉस का नाम आएगा। ठीक है, किसका नाम आएगा? लेवी स्ट्रॉस का नाम वहां पर आएगा। बोर्दियू यहाँ पर दिए गए हैं, इनका सांस्कृतिक संरचनावाद हो जाएगा। सांस्कृतिक संरचनावाद में बोर्दियू का नाम आ जाएगा। ठीक है, और भाषीय संरचनावाद अगर आता तो भाषीय संरचनावाद में किसका नाम आएगा? सोसरे का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है? क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, भाषाई भिन्नता, उपरोक्त सभी यहाँ पर है। इनमें से कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी आ जाएंगे। क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव है, भाषीय भिन्नता है, ये सभी इसमें आ जाएंगे सांस्कृतिक विविधता में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म यहाँ पर दिया गया है। कौन सा नहीं है ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रजाति, जाति, धर्म होगा, वर्ग नहीं होगा, क्लास नहीं होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? देख लीजिए, ऑप्शंस हैं सामूहिक गतिशीलता, क्रांति, विचारधारा, परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण। सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्रांति नहीं होगा। ठीक है, क्रांति नहीं होगा, बाकी सही है सारे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य करने नहीं देते? ऑप्शंस देख लीजिए, डेविड हार्डीमैन, लुई ड्यूमो, अंबेडकर, एम.एन. श्रीनिवास, यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य करने नहीं देते, किसका कहना था? अंबेडकर का कहना था। विकल्प सी यहाँ पर राइट है। अंबेडकर ने जातिवाद को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अंतरजातीय विवाह की बात की थी। डेविड हार्डीमैन ने देवी आंदोलन की बात की थी। ठीक है, देवी आंदोलन की बात किसके द्वारा की गई थी? अंबेडकर के हार्डीमैन के द्वारा की गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति की क्या विशेषताएं दी गई हैं? देखिए, 4 यहाँ पर दी गई हैं। पहला है जनसंख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति और भूस्वामित्व द्वारा, तीसरा है पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में रोजगार,
चौथा है आय के नगरीय स्रोत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जनसंख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, ठीक है, संख्या में वो जाति ज्यादा होनी चाहिए, उस जाति का क्या होना चाहिए, वहां पर दबदबा होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। और आर्थिक शक्ति में उनका तात्पर्य था कि जो लैंड है, भूमि है, वो उसके पास, उस जाति के पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जिस भी जाति में हमें ये लक्षण देखने को मिलेंगे उसको श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी, प्रभु जाति कहा था। और इनकी प्रभु जाति की आलोचना किसने की थी, एस.सी. दुबे ने की थी। किसने की थी, एस.सी. दुबे ने की थी। और प्रभु व्यक्ति की बात की थी एस.सी. दुबे द्वारा, ठीक है, एस.सी. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की बात की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एस.सी. दुबे ने इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और इनमें से क्या नहीं है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक यहाँ पर दिया गया है। धार्मिक है, इनमें से क्या नहीं है ये बताना है, दुबे द्वारा जो बताया गया है। आर्थिक, ठीक है, धार्मिक है, आर्थिक नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यह विचार किसका है कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थे। किसने कहा था भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू, किसने कहा था, घुरिये ने। और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मसातकरण की बात इन्होंने की थी। आत्मसातकरण की नीति की जो बात की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, घुरिये के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय उपवन, नेशनल पार्क, है ना, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, वेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया था। वेरियर एल्विन का नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है गरीबी का कारण क्या है, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या फिर ये सभी। गरीबी का कारण क्या है, ये सभी हो जाएंगे, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, ये सभी गरीबी का कारण है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट क्लास एंड पावर है, होमो हायरार्कीज है, फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया है। यहाँ पर बताएं, ये हट्टन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये किसकी हो जाएगी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये हो जाएगी एम.एन. श्रीनिवास की। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास है। कास्ट क्लास एंड पावर ये आंद्रे बेते का हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है। होमो हायरार्कीज आप सभी जानते हैं, ये जियोमो की है। फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी, फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया, ये हो जाएगी इंद्रदेव की, ठीक है। ऑप्शन सी, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था। घरेलू हिंसा अधिनियम पारित कब हुआ था, तो कब पारित होता है, 2005 में। लागू पूछा जाए कब लागू होता है, तो 2006 में यह लागू होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में भारत के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कैसा योगदान है, स्थिर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, पर्याप्त रूप से घट गया है, या फिर कृषि क्षेत्रों में घटा है और औद्योगिक क्षेत्रों में यह बढ़ा है। ये लगातार बढ़ रहा है, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं दहेज निरोधक अधिनियम कब आता है, 1961 में। 1961 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसके उदाहरण हैं। विकल्प देख लीजिए, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, संघर्ष, सामाजिक पूर्ण एकता यहाँ पर दिया गया है। भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसके उदाहरण है, ये भ्रष्टाचार में आएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, ब्रोस्टल स्कूल किसके लिए बने हैं, किसके सुधार के लिए, बाल अपराधी, महिला अपराधी, दोषी या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ये हो जाएंगे बाल अपराधी के लिए बनाए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बाल अपराधी से संबंधित है। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम पूछा जा रहा है, कब आता है अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम, ये कब आता है, 1955 में, ठीक है। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब आता है, 1955 में आता है। इससे पहले वाली क्लास में बताया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोटोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम कब से लागू हुआ था, 1985, 1986, 1990 या फिर 2005 में। 1985, 1986, 1990, 2005 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोटोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम कब से लागू होता है,
कब से होता है? 1985 से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप से दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर है एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। भारत में परिवर्तन की जो दिशा है वह एक रेखीय विकासवादी रूप से दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। ये किसका कहना है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर योगेंद्र सिंह हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है? ऑप्शंस देख लीजिए, पीटर बर्जर, अगस्त कॉम्ट, सिराइट मिल्स, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है, ये किसका कहना है? समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है, ये बात किसके द्वारा की गई है? पीटर बर्जर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।